गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम मित्र अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और क्या होइएगा तो जबरदस्त भी होइएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज का जो ये आपका सेशन है किस चीज का है, तो हम लोग यहाँ पे देखने का काम करेंगे, एमसीक्यू को देखने का काम करेंगे और वो वैसे एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे जो आपका प्रीवियस यानी कि पीवाईक्यू के फॉर्म में ऑलरेडी कहीं ना कहीं आयोग पूछने का काम किया है, देखने का काम किया है। तो जितने भी मित्र इस बैच में कनेक्टेड है, एक बार आप अपना कीमती रिप्लाई दे दीजिएगा ताकि मैं आपके इस सेशन को क्या कर सकूं, आगाज कर सकूं, जहां पे बहुत सारे चीजों को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे और एक हमारे अंदर एक व्यू तैयार हो जाएगा क्वेश्चन के प्रति कि कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। उस तरह का हमारे अंदर क्या हो जाएगा, तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। चलिए अस्मिता जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, जो हमारा क्या होगा, पीवाईक्यू होगा। और इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले आप तमाम मित्रों का जहां भी दुआ हो, आस्था हो, श्रद्धा हो, एक बार आप अपने ईश्वर को याद कर लीजिएगा कि हे ईश्वर या हे अल्लाह, आप जहां भी है, जैसे भी है, जिन हालात में है, अपनी असीम कृपा हम पे बनाए रखिएगा ताकि आने वाले समय में हमारा जो प्रयास है वो एक अच्छे परिणाम में क्या हो, सुनिश्चित हो। उसके बाद आपके इस सेशन की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। हाँ, और आप लोग कोशिश कीजिएगा जो ही आप लोग आंसर जानते हैं उस आंसर को देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं दीजिएगा, प्रश्नों के जवाब नहीं दीजिएगा, तब तक आपके अंदर जो झिझक है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो डेवलप नहीं होगा। और मेरा मानना है कि जब तक आपके अंदर क्या नहीं आ जाए, तो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर क्या नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्या नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये दोनों का तालमेल होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस प्लस कंप्लीट, हाँ, जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा आपका हर चीज कंप्लीट हो जाएगा। और ये आएगा कैसे, तो हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे, हाँ, जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। और भी थ्योरी हम लोग देखे हैं, और अभी थ्योरी, हाँ, प्लस पीवाईक्यू क्या देखेंगे हम लोग, पीवाईक्यू को देखने का काम करेंगे, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू। अब थ्योरी से हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट तैयार होगा। थ्योरी से हमारा क्या तैयार होगा, कॉन्सेप्ट तैयार होगा। हाँ, और पीवाईक्यू से हमारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आपका क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो इस सब का एक तालमेल है, उस तालमेल पे हम लोग क्या करेंगे, काम करने का काम करेंगे। क्लियर? तो एक बार आप लोग कीमती रिप्लाई कर दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो ये तमाम चीज क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत, ये कोई समस्या है तो बताने का काम कीजिएगा। क्या अस्मिता कुमारी जी, शांति कुमारी जी, क्या आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है, वीडियो ऑडियो में कोई परेशानी है या नहीं है? अगर परेशानी नहीं है तो नो सर, अगर है तो यस सर करके जल्दी से क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके इस सेशन को हम और बेहतर से बेहतरीन बनाने में क्या कर सके, मदद कर सकूंगा, सहायता कर सकूंगा। तो ये चीज हम लोगों को एक एक व्यू देगा, उसी व्यू पे हम लोगों को क्या करना है, काम करना है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 1, और आप लोग जवाब भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वात दिग्दर्शी का प्रयोग कह रहा है, वात दिग्दर्शी का, ये आपका क्या है, एसएसटी पेपर 2 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये ऑलरेडी आयोग इस प्रश्न को पूछ चुका है 2018 में जब एग्जाम हुआ था। तो यहाँ वहां पे पीवाईक्यू मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या हुआ, पीवाईक्यू का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पहला है वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान। तो जल्दी से बताइए, आपके पास मात्र 10 सेकेंड का टाइम है, क्या होगा सही जवाब? तो याद रखिएगा क्या होगा, तो वायु दिशा। ये जो होता है, आइए हम समझते हैं इसके बारे में। तो वात दिग्दर्शी के बारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप देखते होइएगा विंड वेन, क्या नाम सुने होइएगा, हाँ, विंड वेन। ये छत पे लगा रहता है,
भवन के सबसे ऊपरी इमारत पे इसको लगा दिया जाता है, इसको स्थापित कर दिया जाता है। और यह हवा की दिशा के बारे में हमें ज्ञान देता है कि हवा का डायरेक्शन किस ओर है, किस तरफ से हवा जा रही है, आ रही है, उसके बारे में हमें ये क्या करता है, तो ज्ञान देने का काम करता है। ये ऊंचली इमारत पे, सबसे जो ऊंची इमारत होता है वहां पे इसको लगा दिया जाता है। जो ऊंची इमारत होता है वहां पे इसको लगा दिया जाता है, जो हमें वायु की दिशा का क्या देता है, ज्ञान देता है। क्लियर? तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो बताइएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, आइए समझते हैं। पहले कह रहा है वायुमंडल, क्या कह रहा है, वायुमंडल। वायुमंडल की कौन सी परत, क्या कह रहा है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग यानी कि रेडियो वेव, क्या, रेडियो, रेडियो वेव, रेडियो वेव, क्लियर, रेडियो वेव, RADIO, रेडियो वेव के संचरण में, संचरण में क्या कर रहा है, संचरण में मदद करती है। रेडियो वेव के संचरण में मदद करती है। समताप मंडल, आपको पता है कि वायुमंडल में कितना मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है, ये सब मंडल होता है आपके वायुमंडल। हाँ, तो कह रहा है वायुमंडल की कौन सी परत, जो आप देखते हैं टेलीविजन आपका चलता है, रेडियो को जो सिग्नल मिलता है, वो सब का जो संचरण होता है, ट्रांसमिटिंग होता है, मदद करता है, कौन करता है, समताप मंडल करता है। हाँ, उसके बाद मध्य मंडल करता है, आयन मंडल करता है, बहिर्मंडल करता है। बताइए क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा इन तमाम कार्यों के लिए कौन सा मंडल, पहले आप लोग जवाब दीजिए, अस्मिता जी, हाँ, और भी मित्र, जो भी मित्र कनेक्टेड है सब मित्र क्या कीजिएगा, जवाब देने का काम कीजिएगा। क्या होगा सही जवाब। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और सरल प्रश्न है। अगर आपके पास वायुमंडल का ज्ञान होगा तो इस प्रश्न को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। पहले आप लोग रिप्लाई दीजिए, गलत सही जो भी आपके दिमाग में आता है वो जवाब देने का काम कीजिए। बाकी सही क्या होगा, गलत क्या होगा, हम लोग देख लेंगे। लेकिन बोलिए, जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। बोलने से भी बहुत सारा डाउट क्या होता है आपका, स्वतः क्लियर हो जाता है। क्लियर? चलिए, अभी तक किसी भी मित्र का सही जवाब नहीं आया है। चलिए, एक मित्र का सही जवाब आया है। हाँ, आप देकर ही फिर क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो याद रखिएगा आयन मंडल, क्या होगा, आयन मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आयन मंडल, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य। अभी कभी कभी आपको आयन मंडल ना देके बाह्य मंडल भी दे देगा, याद रखिएगा, क्या, बाह्य मंडल भी दे देगा, याद रखिए। क्लियर? कभी कभी आपको बाह्य मंडल, आयन मंडल नहीं दे करके बाह्य वायुमंडल भी दे देगा, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी मंडल से जो रेडियो वेव जो होता है वो सब क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, संचरण होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर समताप मंडल है, मध्य मंडल है, इसी में होता है क्या, ओजोन मंडल, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु के मिलने से बनता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जल्दी से बताइए ओजोन छिद्र का मतलब क्या होता है। जल्दी से बताइए ओजोन छिद्र का मतलब क्या समझते हैं आप, ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र कहने का मतलब क्या हुआ।
ओजोन छिद्र कहने का मतलब हुआ, हाँ, इस मंडल की मोटाई में कमी। ओजोन छिद्र कहने का मतलब हुआ मोटाई में कमी, मोटाई में कमी। मतलब जो ओजोन मंडल होता है उसके परत में कमी आ जाना ही क्या कहलाता है? तो ओजोन छिद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजोन छिद्र कहलाता है। और ये ओजोन मंडल पाया कहाँ जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। अगर ये ओजोन में छिद्र हो जाएगा तो क्या आएगा पृथ्वी पे? जल्दी से याद रख बताइए आप लोग, पृथ्वी पे क्या आ जाएगा? जैसे ओजोन छिद्र होगा पृथ्वी पे क्या आएगा? यूवी रे आएगा। क्या आएगा? यूवी रे आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। तमाम इस पृथ्वी पर रह रहे पशु मवेशी ये सब क्या हो जाएगा? भयानक बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और उनका खात्मा भी हो जाएगा। किससे? तो ओजोन छिद्र से। याद रखिएगा। और ओजोन को मापते किसमें है? तो डॉबसन में। किसमें मापते हैं? डॉबसन में इसको मापते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, डॉबसन में इसको क्या करते हैं? मापने का काम। क्लियर? ये सब ओजोन से फैक्ट है, इतना बात याद रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 3, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। प्रश्न कह रहा है, क्या है प्रश्न? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है पृथ्वी की विभिन्न परतों का क्रम अंतरतम से बाह्यतम तक क्या होगा? मतलब अंदर से बाहर की ओर इसका क्या क्रम होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। बड़ा आसान प्रश्न है। हाँ, अगर आप क्रम के बारे में पढ़े होइएगा, हाँ, पृथ्वी के बारे में पढ़े होइएगा और जरूर पढ़े होइएगा कहीं ना कहीं, तो जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का। प्रॉपर्टी, मेंटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। हाँ, मेंटल, प्रॉपर्टी, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, प्रॉपर्टी, मेंटल, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल, प्रॉपर्टी। बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए, तो पृथ्वी से बाहर की ओर केंद्र को याद रखने का ट्रिक क्या है? याद रखने का ट्रिक ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे ही बता सकते हैं। क्या होगा? तो आंतरिक क्रोड होगा, पहले आंतरिक क्रोड आता है, फिर आपका बाहरी क्रोड आता है, फिर मेंटल प्रॉपर्टी आता है। तो देखिए, आंतरिक क्रोड के बाद बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड कहाँ बताइए? अपन तो इसी बना कट गया। आंतरिक क्रोड इसमें है, आंतरिक क्रोड क्या है? बाहरी क्रोड है, इसमें भी बाहरी क्रोड है। और आंतरिक क्रोड है, बाहरी क्रोड है, मतलब यहाँ तक तो ये भी सही है, यहाँ तक ये भी सही है। अब खेला होगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी होगा कि मेंटल होगा। तो आंतरिक क्रोड होगा, फिर बाहरी क्रोड होगा, उसके बाद क्या होगा? तो मेंटल होगा। क्या होगा? मेंटल होगा, तब जाके प्रॉपर्टी होगा। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्लियर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या है? पृथ्वी के विभिन्न परतों का क्रम है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाह्यतम की ओर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा सही जवाब। कह रहा है जब नदी, कह रहा है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है और बड़े मोर बनाकर, कैसा? बड़े मोर बनाकर बहती है, उसे क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं, विसर्प कहते हैं, और क्या है? चाप झील कहते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। तो जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? चुपचाप देखने का काम कर रहे हैं। अस्मिता जी, हाँ, निशा जी, सेंती जी, आप लोग आवाज, आप लोग उत्तर क्यों नहीं दे रहे? गलत हो या सही हो दीजिए, तभी तो सीखिएगा। हाँ, तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है और बड़े मोर बनाकर बहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, विसर्प कहते हैं। और विसर्प को कहीं कहीं मियंडर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसको कहीं कहीं पे देखिएगा मियंडर शब्द भी लिखा रहता है। तो अन्य नाम पे भी हमें फोकस करना है। ये जब नदी प्रवेश करती है तो एस आकार बन जाती है। कैसे बन जाती है? एस आकार का बन जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं।
और विसर्प को हम मियंडर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? जल्दी से बताइए। तो कहीं यहां भी क्वेश्चन आ सकता है विसर्प किस आकार की होती है, तो याद रखिएगा विसर्प की आकार एस आकार की होती है। विसर्प एस आकार की होती है। विसर्प जो है एस आकार की होती है। इस आकार की होती है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देने का काम कीजिए। कह रहा है भूगोल की वह शाखा जो मानव जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करती है कहलाती है। नगरीय भूगोल कहलाती है, जैव भूगोल कहलाती है, हाँ जनसांख्यिकी कहलाती है और डी मानव भूगोल कहलाती है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। बड़ा आसान प्रश्न है। हाँ जान क्या होगा सही आंसर, तो जनसांख्यिक भूगोल होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है विविध पहलू आता है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, ये सब इसमें आता है। तो क्या होगा जनसांख्यिकी होगा। क्या होगा जनसांख्यिकी होगा। इसमें क्या क्या आएगा, तो जन्म दर, क्या आएगा जन्म दर, हाँ फिर कौमा मृत्यु दर, क्या मृत्यु दर, फिर साक्षरता, ये सब इसमें क्या होता है एड ऑन होता है। किसमें जनसंख्यांकी में। क्लियर? ये सारा का सारा इसमें क्या होता है एड ऑन होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो बताने का काम कीजिए। जनसंख्या कितना है, उसका संरचना क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, जितना भी इस जनसंख्या में लोग है सबका पीसीआई है कि नहीं, पीसी मतलब क्या होता है पर कैपिटा इनकम, ये सब सुचारू रूप से चल रहे हैं, वही क्या कहलाता है जनसंख्यांकी कहलाता है। क्या कहलाता है जनसंख्यांकी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सीटेट एक सोच है, समझ है, अब हल्का सा काम कीजिएगा तो अपने आप इस पे आपका पकड़ हो जाएगा। ज्यादा टफ प्रश्न नहीं रहते हैं। चलिए अब है अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए समझिए। हाँ निशा जी आपका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्यों? आप क्या कर रहे हैं, कमेंट में कुछ बताया कीजिए, कुछ पूछा कीजिए, कुछ रिप्लाई दीजिए। कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अस्त मतलब होता है डूब जाता है। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। क्या कह रहा है उच्च अक्षांश पर स्थित है। बताइए क्या ऑप्शन होगा। ए और आर दोनों सत्य होगा, ए और आर दोनों सत्य होगा, ए और आर दोनों सत्य, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है और आर असत्य है, ए असत्य है आर सत्य है। सोचे समझे बताएं क्या होगा सही जवाब। चलिए तो याद रखिएगा ये सही बात है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ये भी बात सही है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, यह भी बात क्या है सही है। लेकिन ये जो कथन है उसका व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है सबसे पहले, अगर भारत में सूर्योदय पूछे जाए तो कहाँ होता है सबसे पहले, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले जो होता है सनराइज होता है। और देश पूछे तो क्या होगा जापान, क्या होगा जापान। क्लियर? क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। 100 का ए नहीं अस्मिता जी, क्या हो जाएगा 100 का बी, बी हो जाएगा। क्लियर? सेंती जी, निशा कुमारी जी, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए, जो भी गलत या सही जो भी आए आप जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 7।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? जल्दी से बताइए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? ईंधन है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा है, कोयला है? क्या होगा सही जवाब? गैर परंपरागत कहने का मतलब हुआ कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत, हाँ, ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, सी होगा, यानी कि सौर ऊर्जा जो है यह क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको मानव बार बार इस्तेमाल कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। क्लियर है? तो क्या होगा, सौर ऊर्जा, ये सब हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है विशेष रूप से निर्मित टैंकों एवं तालाबों में मछली पालन क्या कहलाता है? विशेष रूप से विशेष रूप से निर्मित टैंकों, जो टैंक वैंक होता है वहां पे हम लोग मछली को पालने का काम करते हैं तालाब में, उसे क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर रेशम का हो गया। हाँ बताइए आप लोग, विटीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जल्दी से क्या कीजिए, कमेंट में जवाब देने का काम कीजिए। तो याद रखिएगा जैसे ही मछली घर में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मसाला पीसने का काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पीसी कल्चर। क्या हो जाएगा, पीसी कल्चर। क्लियर? जल्दी से बताइए यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए। हाँ सेरीकल्चर क्या होगा, रेशम, रेशम का अध्ययन क्या कहला है, रेशम। हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर, विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती, क्या होता है, अंगूर की खेती। और हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, क्या होता है, बागवानी। इसमें क्या आएगा, बागवानी आएगा। क्या आएगा, बागवानी। याद रखिएगा। और विटीकल्चर क्या हो जाएगा, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती में आ जाएगा। हाँ सेरीकल्चर रेशम के। क्लियर है? जल्दी से बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है? यहीं पर आता है एपी कल्चर। तो एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है, वो भी याद रखिएगा। क्या होता है, एपी मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे। बताइए क्या होगा सही जवाब? कह रहा है स्थल का संकरा भाग, कह रहा है स्थल का संकरा भाग जब दो बड़े स्थलीय भाव को जोड़ता है कहलाता है जल संधि, स्थल संधि, द्वीप खाड़ी। बताइए क्या होगा सही जवाब? तो सिंपल बात है, क्या कहेंगे, स्थल का संकरा भाग कह रहा है, स्थल का संकरा भाग कह रहा है। क्या कह रहा है, स्थल का संकरा भाग, तो क्या होगा, स्थल संधि। सिंपल है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे। हाँ प्रश्न को पढ़े, समझे और बनाने का काम करे। क्या होगा सही जवाब? कह रहा है, क्या है प्रश्न आपका, कि आकार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आकार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब? तो आप लोग जानते हैं क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे क्या है, छोटा महाद्वीप है। और विश्व में कुल कितना महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। कितना महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा, एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे ये क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। विश्व में टोटल महाद्वीप कितना है, टोटल महाद्वीप की संख्या कितना है, 7 है। छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो याद रखिएगा बड़ा महाद्वीप कौन है, बड़ा महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप कौन होगा, तो एशिया होगा। कौन होगा, एशिया होगा। और छोटा महाद्वीप कौन होगा, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। क्लियर है?
जल्दी से बताइए। यहाँ टोटल महाद्वीप की संख्या कितना है? 7 है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का काम कीजिए। क्या होगा सही जवाब? कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। चलिए लंबा ऑप्शन है, डरिए नहीं, आराम से पढ़ने का काम कीजिए। हाँ, तब जवाब देने का काम कीजिए। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, थोड़ा सा प्रश्न लंबा है, लेकिन प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। यही सब प्रश्न ऐसा है जो आपको सिलेक्शन पार ले जाएगा। देखिए जो आता है कॉमन वो सारे मित्र बनाते हैं, लेकिन जो नहीं आता है उसको यदि आप बनाते हैं तो समस्या का समाधान होता है, तब जाके आप सही होते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, कक्षा 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इतिहास को पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं। कहा? तो आपको याद होना चाहिए कक्षा 6 से 8। कक्षा उच्च प्राथमिक कह रहा है, क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो क्या होगा? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये तमाम चीज उसमें शामिल होता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका पेडागोजी का है। किस चीज का है? पेडागोजी का है, याद रखिएगा। क्लियर? 11 का सी। इसमें सारा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पर। अजंता गुफा चित्रों में क्या कह रहा है? अजंता गुफा चित्रों में प्रयुक्त रंग, क्या कह रहा है? अजंता गुफा चित्रों में प्रयुक्त रंग किससे प्राप्त किए गए थे? जो रंग वहां प्रयोग किया गया था वो रंग किससे प्राप्त किया गया था? जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा, अजंता में जो आपका क्या था, गुफा चित्र का प्रयोग किया गया था, उसमें पौधों और खनिजों से रंग प्राप्त किया गया था। किससे? पौधों और खनिजों से रंग प्राप्त करने का काम हुआ करता था। कब? अजंता के गुफा चित्रों में। क्लियर है? जल्दी से बताइए। यहाँ तक पशु अंग के अवशेष ये नहीं होगा, ग्रेफाइट तो होगा ही नहीं, स्लेट तो होगा नहीं, क्या होगा? ऑप्शन सी द करेक्ट जवाब। क्योंकि उस समय पौधा और खनिज से ही रंग को प्राप्त किया जाता था। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। कह रहा है सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो याद होगा सबसे पुरानी पांडुलिपियां, पांडुलिपि मतलब क्या होता है? जो चीज आपको लिखा, जैसे देखिए देखते होइएगा, हाँ, चट्टान पे लिखा गया, पत्थर पे उकेरा गया, अक्षरों में अक्षरों को उकेरा गया, है ना? पढ़े हुएगा आप लोग सभ्यता, हिंदू घाटी की सभ्यता जब हम लोग पढ़े थे, सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां पे हम लोग पांडुलिपि के बारे में पढ़ने का काम किए थे। नहीं देखे होइएगा तो जाके क्लास में वीडियो को देखिएगा। तो जो सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी, तो याद रखिएगा तार पत्रों पर। किस पे? तार पत्रों पर। क्लियर? यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट जवाब। चलिए यहां तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो बताने का काम कीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कागज तो होगा नहीं, कागज का खोज बाद में हुआ था। कहाँ हुआ था कागज खोज? चीन में था। कहाँ? चीन में। चीन का राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। तो पत्थर का लकड़ी क्या होगा? तार पत्र पर वहां पर उकेरा जाता था। तो क्या होगा सही जवाब? तार पत्र। क्या होगा? तार पत्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14।
चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि कौन सी है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सी अवधि को सबसे लंबी माना गया है? तो याद रखिएगा कौन होगा। तो आपका पढ़े थे हम लोग पुरापाषाण के बारे में, मध्य पाषाण के बारे में, नवपाषाण के बारे में और महापाषाण के बारे में, सबके बारे में पढ़े थे। और वहां पे नोट में भी हम पॉइंट लिखवाए थे कि कौन सा पाषाण जो काल सबसे लंबी अवधि था। तो जल्दी से बताइए, यदि आप क्लास को देखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं तो बताने का काम किए। तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल जो था वो सबसे क्या था, लंबी था। 25 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। कब? 25 लाख वर्ष पहले। कब? 25 लाख वर्ष पूर्व। याद रखिएगा 25 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। क्लियर? तो पूरा पाषाण काल यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कथन ए और कथन बी दोनों को पढ़िए और बताइए क्या होगा सही जवाब। कह रहा है कथन मेहरगढ़ पाकिस्तान के, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलेन दर्रा के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है। क्लियर? यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ए सत्य है, बी सत्य है, ए सत्य है, बी सत्य है। हाँ, दोनों असत्य है, दोनों सत्य हैं। बताइए क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा, हाँ सही बात है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बुलंद दर्रे के पास में स्थित है और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि दोनों सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 16 और याद रखिएगा ये सारा का सारा आपका क्या है, PYQ प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न, बताइए क्या होगा सही जवाब। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे अधिक किस राज्य में मिले थे? हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे अधिक किस राज्य में मिले थे? बताइए क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात जो होगा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे अधिक कहाँ मिले थे, तो गुजरात राज्य में ही मिले थे। गुजरात राज्य में ही कौन कौन शहर मिला था हड़प्पा सभ्यता का, तो आप लोग याद रखिएगा लोथल मिला था, सुरकोटदा मिला था, लोथल सुरकोटदा। हाँ, लोथल सुरकोटदा, याद रखिएगा लोथल सुरकोटदा, सुरकोटदा, रंगपुर, रंगपुर, ये सब जितना ही पूरा ये सब स्थल था वो सब कहाँ मिला था, तो आपके गुजरात में ही मिला था। कहाँ मिला था? गुजरात में मिला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो आपका गुजरात होगा। हाँ, इसमें देसलपुर, धौलावीरा, हाँ धौलावीरा भी याद रखिएगा, धौलावीरा, धौलावीरा, देसलपुर, ये सब आपके गुजरात में थे। तो क्या होगा सही आंसर, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। कह रहा है ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था? किस भाषा में रचा गया था? चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा सही, ब्राह्मी में, पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में। तो ये प्रश्न तो बड़ा आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा ऋग्वेद प्राचीन साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है, प्राचीन रचना है। और ऋग्वेद किसमें लिखा गया था? तो याद रखिएगा ऋग्वेद जो है पूरे संस्कृत में लिखा गया, इसमें संस्कृत भाषा में रचा गया। क्लियर? चलिए यहां तक कोई दिक्कत या कोई समस्या? बिल्कुल। निशा कुमारी जी आपका जवाब बताइए। निशा जी, जब आपका आंसर पता है फिर भी आप बोलने का काम नहीं करते हैं, कैसे होगा? जब तक बोलिएगा नहीं, सीखिएगा नहीं, कैसे होगा? बोलना जरूरी है। बोलने से ही आपका क्या होता है, आपके अंदर का पैमाने का पता चलता है कि हाँ आप कितना दूध में है, कितना पानी में। तो बोला कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में कितना मंडल है, 10 मंडल, 228 सूक्त है। याद रखिएगा ऋग्वेद में कितना है, 10 मंडल, 10 मंडल है और 1028
1028 क्या है? सूक्त है। इस तरह से प्रश्न आता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के पहले शासक थे। चलिए बताइए कौन होगा सही जवाब। क्या कह रहा है? पहले शासक कह रहा है। याद रखिएगा पहले शासक कौन थे? बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट या कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। चलिए 19 कह रहा है बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन नहीं है? बताइए। बुद्ध नहीं है, धम्म नहीं है, अहिंसा नहीं है, संघ नहीं है। क्या होगा सही जवाब? तो याद होगा आपको बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। ये है तो बुद्ध, धम्म, संघ। ये तो है, ये 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 तो बच कौन गया? सी, यानी कि अहिंसा नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है आपका राजनीति शास्त्र से। चलिए अब है आपका प्रश्न संख्या 20। कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधायक, जिसको विधानसभा सदस्य के नाम से वे जानते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। और आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है, तो याद रखिएगा राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है। ये भंग नहीं होता है। लेकिन लोकसभा जो होता है वो एक अस्थाई सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन कौन है? लोकसभा है। और राज्यसभा अस्थाई सदन है। तो बताइए क्या होगा सही जवाब। ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, इंतजार है। दिस इज लास्ट प्रश्न। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग के हाथों में है। आप इस लोग का इसका जवाब दीजिए, तब तक हम वेट करते हैं। चलिए याद रखिएगा क्या होता है राज्यसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? अभी तक कोई किसी भी मित्र का जवाब नहीं आया है। तो याद रखिएगा राज्यसभा में कितना सीट होता है? 250 सीट होता है। कितना सीट होता है? 250 सीट आपके राज्यसभा में होते हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति जो होता है, हाँ, इसका जो सभापति होता है, याद रखिएगा इसका जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होते हैं इसके सभापति होते हैं। क्लियर? इसके जो सदस्य है 6 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए सदस्य को चुना जाता है। ये सब राज्यसभा से संबंधित कुछ का है, इंपोर्टेंट बात है। क्लियर है? जल्दी से बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो आप पूछने का काम कर सकते हैं। नहीं है तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए। अभी तक निशा कुमारी जी का आंसर आया है डी। क्वेश्चन नंबर कितना है वो बताइए। सीधे आप डी बोल दिए। क्वेश्चन नंबर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर के साथ बोलिए। अंतिमा जी कह रही है 20 का ए। 20 का ए यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो करता है वो विधायक यानी कि विधानसभा सदस्य करता है। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
एमएलए, हाँ इसको क्या कहते हैं, एमएलए। और ये होता है आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, हाँ किसके द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, याद रखिएगा कौन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा टोटल 20 क्वेश्चन था, और भी इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे, पीवाईक्यू के रूप में क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। क्लियर, और यदि आप लोगों को यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए हैं वो तमाम क्वेश्चनों को देखने का काम करेंगे, थ्योरी के माध्यम से भी, और जो भी थ्योरी होगा पिक्टोरियल के माध्यम से होगा। यदि आप लोग भी चाहते हैं इस बैच में इनरोल होना, तो क्या करें, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टीच एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिएगा टीच एक्स्ट्रा, जहां पे आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा आपको इस चीज के लिए। किस चीज के लिए, तो सीटेट पेपर 2 के लिए एक बैच है, एक बैच में आपको सभी विषय देखने को मिलेगा। हाँ, सीटेट अगर इसमें आप जुड़ते हैं, सीडीपी जो कि गौरव सर पढ़ाएंगे आपको, मैथ भी गौरव सर पढ़ाएंगे, साइंस मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी गौरव सर पढ़ाएंगे, संस्कृत एडी सर पढ़ाएंगे, उर्दू के सर भी है। क्लियर, तो यहाँ पे आप जुड़ते हैं तो कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारा बैच सारा मटेरियल आपको पीडीएफ, हाँ और जो भी आपका नोट्स होता है वो सारा चीज आपको एक ही क्लास में देखने को मिलेगा, अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर और अभी आपका क्या है, तो ऑफर भी चल रहा है क्योंकि गौरव सर का बर्थडे था, उस पर आप लोगों को जो 799 रुपए का बैच है मात्र 499 रुपए में खरीद सकते हैं, और वैलिडिटी क्या रहेगा, 6 मंथ रहेगा। क्या रहेगा, 6 मंथ रहेगा। यदि कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं, और कॉल करने का समय है 9 से 11, 9 से 11 में कीजिएगा, उसमें आपको सर से खुद बात हो जाएगा। क्लियर, यदि आप सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट आप पेपर 1 का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप देखिए जिसमें सीडीपी, मैथ, ईवीएस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, ये आपको सारा, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मिल जाएगा। अभी अगर इसमें दोनों आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑफर के साथ ले सकते हैं, तो मात्र आपको कितना पे करना पड़ेगा, 999 रुपया। हाँ, ये ऑफर खत्म होगा फिर आपको सेम प्राइस हो जाएगा, 1599 हो जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है तो ऑफर में आप इतना पेमेंट करके जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हैं। क्लियर, तो मन होगा जुड़ने का तो जुड़िएगा, नहीं होगा तो आपका लाइफ है, आपका डिसीजन है। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, तब्बा खैर।